हम अक्सर ये मानते हैं ना कि अगर किसी की जिंदगी भर की जमा पूंजी किसी गलत निवेश में डूब जाए या फिर कोई ऐसा बिजनेस जो सालों की मेहनत से खड़ा किया हो, वो रातों रात दिवालिया हो जाए। हाँ बिल्कुल, हाँ तो ऐसा लगता है कि वो इंसान हमेशा के लिए खत्म हो गया है। हाँ मतलब समाज में तो ऐसी कहानियों को एकदम चेतावनी की तरह सुनाया जाता है कि देखो उसके साथ क्या हुआ, इसलिए कभी कोई जोखिम मत लेना। सही बात है, लोग इसे एक फुल स्टॉप की तरह देखते हैं। बिल्कुल, लेकिन क्या हो अगर दुनिया के जो सबसे बड़े वेल्थ बिल्डर्स हैं, मतलब जो लोग असल में पीढ़ियों तक चलने वाली संपत्ति बनाते हैं, उनकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य ही उनका सबसे बड़ा वित्तीय नुकसान हो। ये बहुत ही दिलचस्प एंगल है ना? हाँ। क्या ये संभव है कि जो घाटा एक आम इंसान को पूरी तरह तोड़ देता है, वही घाटा किसी और के लिए करोड़ों रुपए कमाने का ब्लूप्रिंट बन जाए? तो आज हम इसी विरोधाभास का एक डीप डाइव कर रहे हैं। हम आज के प्ले स्रोत मटेरियल के जरिए ये समझेंगे कि वित्तीय असफलताओं और उनसे जुड़ी जो शर्मिंदगी होती है ना, उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत में कैसे बदला जा सकता है। देखिए, ये सच में सोचने पर मजबूर करने वाला विषय है, क्योंकि जब किसी को भारी वित्तीय नुकसान होता है तो वो केवल पैसों का नुकसान नहीं होता। हाँ, वो एक तरह का इमोशनल ड्रामा भी होता है। बिल्कुल, इंसान के अंदर एक गहरी शर्मिंदगी घर कर जाती है। उसे लगने लगता है कि वो अंदर से टूट चुका है। और ऐसी स्थिति में हमारी सबसे स्वाभाविक प्रतिक्रिया क्या होती है? उस सच्चाई से भागना। हम दुनिया से और खुद से भी उसे छिपाने लगते हैं। सही कहा। लेकिन आज के जो हमारे स्रोत हैं वो एक बहुत ही प्राचीन जापानी दर्शन की बात करते हैं। इसे किंत्सुगी कहा जाता है और वहाँ चीजों को देखने का नजरिया बिल्कुल अलग है। किंत्सुगी, जहां तक मुझे याद है ये तो मिट्टी के बर्तनों से जुड़ी कोई कला है ना? हाँ बिल्कुल वही है। देखिए, जापान में जब कोई कीमती मिट्टी का बर्तन टूट जाता है ना, तो उसे बेकार समझकर फेंका नहीं जाता। अच्छा। और ना ही उन दरारों को किसी अदृश्य गोंद से छिपाने की कोशिश की जाती है। इसके बजाय वो क्या करते हैं, उन टूटे हुए टुकड़ों को असली सोने यानी गोल्ड की परत के साथ वापस जोड़ते हैं। अरे वाह! सोने से जोड़ते हैं। हाँ। और इस प्रक्रिया का परिणाम ये होता है कि वो बर्तन पहले से कहीं अधिक मजबूत और मूल्यवान बन जाता है। मतलब जो दरारें पहले उसकी कमजोरी थी, वही अब उसकी सबसे बड़ी खूबी बन जाती है। बिल्कुल, वो उसका आकर्षण बन जाते हैं। देखिए, दर्शन शास्त्र के नजरिए से तो ये विचार बहुत ही काव्यात्मक लगता है। मतलब एक टूटे हुए फूलदान पर सोने की परत चढ़ाना सुनने में बहुत सुंदर लगता है। हाँ, वो तो है। लेकिन यार, यथार्थवाद और बैंक बैलेंस में तो बहुत फर्क होता है ना। हाँ। अगर किसी इंसान का बैंक अकाउंट ही खाली हो गया है, उस पे भारी कर्ज का बोझ है, तो वो उन दरारों पे सोना कैसे चढ़ाएगा? ये बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है ना? क्योंकि कागज पर ये कला जितनी सुंदर लगती है, असल जिंदगी के दिवालियेपन में इसे लागू करना उतना ही मतलब असंभव सा लगता है। आपका ये संदेह बिल्कुल जायज है और मैं बताऊं, यहीं से इस पूरी प्रक्रिया की शुरुआत होती है। किंत्सुगी फिलॉसफी को अगर हमें वित्तीय दुनिया में उतारना है तो इसका पहला और सबसे कड़वा कदम यही है। कौन सा कदम? ये स्वीकार करना कि बर्तन टूट चुका है। ओह, मतलब डिनायल से बाहर आना। बिल्कुल। जब तक कोई इंसान ये मानेगा ही नहीं कि उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है, तब तक मरम्मत का काम शुरू कैसे होगा? यानी सबसे पहले दरारों को छुपाना बंद करना होगा। ये तो बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल है पर जरूरी है। हमारे स्रोत भी यही बताते हैं कि लोग फाइनेंस में इसलिए फेल नहीं होते कि उन्हें गणित समझ नहीं आता। जोड़ घटाव करना तो सबको आता है। हाँ, वो तो बेसिक है। लोग फेल होते हैं क्योंकि उनमें पैसे के प्रति जो जागरूकता होती है, जिसे हम मनी अवेयरनेस कह सकते हैं, उसकी भारी कमी होती है। जब किसी को शेयर बाजार में या बिजनेस में बड़ा नुकसान होता है ना, तो सबसे पहले उसका अहंकार सामने आ जाता है। वो इंसान खुद को बचाने के लिए तरह तरह के बहाने गढ़ने लगता है। हाँ, मैंने देखा है। वो कहेंगे सरकारी नीतियां ही खराब हैं, या फिर शेयर बाजार तो एक जुआ है। बिल्कुल, वो कहेंगे कि बड़े लोग छोटे निवेशकों को फंसाते हैं, या फिर सीधे अपनी किस्मत को ही दोष दे देंगे। वो ये मानने को तैयार ही नहीं होते कि शायद उनकी अपनी रणनीति में कोई खोट था। ये तो कुछ ऐसा हो गया, मतलब अगर मैं एक एनालॉजी दूं, जैसे कोई अपनी आर्थिक स्थिति को एक बाल्टी की तरह मान ले। एक बाल्टी? हाँ, एक ऐसी बाल्टी जिसके नीचे बहुत सारे छेद हैं। अब क्योंकि उन छेदों को देखना और ये मानना कि गलती कहाँ हुई है, ये इंसान के ईगो पर गहरी चोट करता है। तो वो क्या करता है, वो उन दरारों को नजरअंदाज कर देता है। और फिर? और इसके बजाय वो उस बाल्टी में कड़ी मेहनत का पानी और तेजी से डालने लगता है। अरे हाँ, ये बहुत सटीक उदाहरण है ना?
वो सोचता है कि अगर मैं 10 घंटे की है ना 15 घंटे काम करूंगा तो शायद स्थिति संभल जाए। लेकिन बाल्टी तो फिर भी खाली ही रहती है, क्योंकि पानी तो नीचे से रिस रहा है। बिल्कुल, बिना दरारों को ठीक किए आप कितनी भी मेहनत कर लें, वो रिसाव नहीं रुकेगा। और इस रिसाव को पहचानने के लिए आज जापानी संस्कृति में एक और बहुत ही प्रभावी तरीका है, जिसे हमारे स्रोत हाईलाइट करते हैं। अच्छा, वो क्या है? इसे ककेबो कहा जाता है। ककेबो का मूल सिद्धांत ये है कि इंसान को अपने हर वित्तीय नुकसान, हर छोटे बड़े खर्च को बिना किसी भावना के कागज पर लिखना होता है। बिना भावना के? हाँ, मतलब बिना खुद को कोसे, बिना जज किए, बस पूरी ईमानदारी के साथ उसे दर्ज करना होता है। लेकिन मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आती। क्या? जब किसी के लाखों रुपए डूबे हों तो उसे एक डायरी में लिखना तो यार घाव पर नमक छिड़कने जैसा है ना। सुनने में ऐसा ही लगता है। मतलब ये तो ऐसा हुआ कि कोई अपनी मेडिकल रिपोर्ट देखने से ही इनकार कर दे क्योंकि वो बीमारी के नाम से डरता है, या एक्सरे कराने से भागे क्योंकि पता है हड्डी टूटी है। हाँ, डिनायल। तो सिर्फ अपनी असफलताओं को कागज पर लिख लेने से वो शर्मिंदगी कैसे खत्म हो सकती है? ये कैसे मदद करेगा? देखिए, बात सिर्फ लिखने की नहीं है, बात उस प्रक्रिया के पीछे जो मनोविज्ञान काम कर रहा है उसकी है। जब इंसान किसी नुकसान के बारे में सिर्फ अपने दिमाग में सोचता रहता है तो उसका पूरा ध्यान उस दर्द और शर्मिंदगी पर होता है। दिमाग का भावनात्मक हिस्सा हावी रहता है, इमोशंस कंट्रोल में ले लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब वही इंसान उन आंकड़ों को, उन नंबर्स को कागज पर उतारता है तो उसे अपने दिमाग के तार्किक यानी लॉजिकल हिस्से का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो गियर शिफ्ट हो जाता है दिमाग में। एकदम सही। और नंबर्स जो होते हैं ना, वो भावनाओं से कहीं अधिक सच्चे होते हैं। कागज पर लिखे हुए आंकड़े किसी को जज नहीं करते। हाँ, 2 और 2 4 ही होकर वो आपको बुरा भला नहीं कहते। बिल्कुल। तो जब कोई इंसान अपने बैंक स्टेटमेंट की उन दरारों को ध्यान से देखता है तो वो एक अनियंत्रित डर से निकलकर नियंत्रण की स्थिति में आ जाता है। समझ रहा हूँ। जैसे आपने कहा ना, बीमारी की रिपोर्ट देख लेने से बीमारी ठीक तो नहीं हो जाती, लेकिन बिना रिपोर्ट के सही इलाज कभी शुरू भी नहीं हो सकता। बिल्कुल, यही कहने की बो की स्पिरिट है। तो एक बार जब इंसान ने अपनी उस कड़वी सच्चाई को कागज पर देख लिया, मतलब रिपोर्ट आ गई है, तो अब अगला कदम क्या होता है? क्योंकि इलाज की तो जरूरत है ही। यहीं पर वित्तीय नुकसान को देखने का पूरा नजरिया बदलना पड़ता है। देखिए, जो इंसान नुकसान को सिर्फ एक घाटे के रूप में देखता है वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता। हमारे स्रोतों में एक बहुत ही कड़वी सच्चाई बताई गई है जो दुनिया के सबसे अमीर लोग गहराई से समझते हैं। वो कहते हैं कि बाजार में दर्द असल में एक फीस है, लेकिन उस दर्द से मिलने वाला सबक एक रिटर्न है। दर्द एक फीस है, सबक एक रिटर्न है। ये तो बहुत ही वजनदार बात है, लेकिन इसका व्यावहारिक अर्थ क्या हुआ? प्रैक्टिकल लाइफ में ये कैसे काम करता है? इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने शेयर बाजार में निवेश किया और उसे 1 लाख रुपए का भारी नुकसान हो गया। ठीक है। अब अगर वो व्यक्ति गुस्से में और निराशा में अपना अकाउंट बंद कर देता है और हमेशा के लिए निवेश करना छोड़ देता है, तो उसने असल में 2 बार नुकसान उठाया है। 2 बार कैसे? पहली बार तो उसने अपने 1 लाख रुपए गंवाए, और दूसरी बार उसने उस अनुभव से मिलने वाले ज्ञान को भी गंवा दिया। बिल्कुल, वो अमूल्य ज्ञान जो उसे आगे बचा सकता था वो उसने छोड़ दिया। तो अगर वो व्यक्ति उस नुकसान को एक फीस की तरह देखे तो वो ज्ञान कैसे हासिल करेगा? क्या करना होगा उसे? इसके लिए उसे वापस उसी ककेबो की प्रक्रिया पर जाना होगा। उसे अपने जर्नल में जाकर उस नुकसान के पीछे का असल कारण ढूंढना होगा। मतलब इंट्रोस्पेक्शन करना होगा। हाँ, उसे विश्लेषण करना होगा कि क्या वो बहुत जल्दी अमीर बनने के लालच में आ गया था, या बिना रिसर्च किए किसी दोस्त की टिप पर पैसे लगा दिए थे, या फिर मार्केट थोड़ा गिरा और वो डर के मारे अपने शेयर बहुत जल्दी घाटे में बेचकर निकल गया। एकदम सही। जब वो इन भावनात्मक ट्रिगर्स को पहचान लेता है ना, तो वो 1 लाख रुपए का नुकसान सिर्फ एक घाटा नहीं रहता। तो वो क्या बन जाता है? वो बहुत महंगी कीमत पर खरीदा गया हाई प्राइस डेटा बन जाता है। अरे वाह, हाई प्राइस डेटा। यानी वो नुकसान असल में, अगर मैं इसे ऐसे कहूं, यूनिवर्सिटी ऑफ मार्केट्स को दी गई एक ट्यूशन फीस बन जाता है। बिल्कुल, यही शब्द स्रोत में भी इस्तेमाल हुए हैं। तो क्या कोई इंसान कॉलेज में पढ़ाई के लिए लाखों रुपए की फीस देता है तो वो बिना डिग्री लिए तो कॉलेज छोड़कर नहीं भागता ना? कभी नहीं। तो फिर जब बाजार ने आपसे 1 लाख रुपए की फीस वसूली ली है तो वहां से बिना अपना सबक लिए, अपनी डिग्री लिए बिना क्यों जाना? ये बहुत ही बढ़िया तरीका है इसे सोचने का।
आप दुनिया के किसी भी सेल्फ मेड अरबपति का इतिहास उठाकर देख लीजिए, उन सब के पास एक बड़ी विफलता की कहानी होती है। उसी विफलता ने उन्हें वो सिस्टम सिखाया होता है, वो नियम सिखाए होते हैं जिनसे वो आज अपनी करोड़ों की संपत्ति को सुरक्षित रख पा रहे हैं। सही बात है। वो लोग नुकसान के बाद खुद को टूटा हुआ नहीं मानते, वो मानते हैं कि उस अनुभव ने उन्हें अंदर से रीवायर कर दिया है। मैं यहाँ थोड़ी असहमति जताना चाहूंगा। बताइए। देखिए, सारी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं कि नुकसान एक महंगी ट्यूशन फीस है और हमें उससे सीखना चाहिए, डेटा कलेक्ट करना चाहिए। हाँ। लेकिन असल जिंदगी में जब किसी के खून पसीने की कमाई डूबती है ना, तो उस पल इंसान का दिमाग कोई डेटा नहीं देखता। ये सच है। उस वक्त सिर्फ और सिर्फ पैनिक होता है। दिमाग तुरंत उस पैसे को किसी भी तरह बस वापस पाने के लिए दौड़ता है। तो उस प्राकृतिक प्रवृत्ति को, उस घबराहट को कैसे रोका जाए? क्योंकि ज्ञान और दर्शन तो तब काम आएंगे ना जब इंसान उस शुरुआती सदमे से बाहर निकलेगा। ये एक बहुत ही जमीनी हकीकत है और आपका सवाल एकदम सही जगह हिट कर रहा है। नुकसान से सीखना तो बाद का चरण है। बिल्कुल। सबसे पहला और सबसे कठिन काम होता है उस नुकसान के तुरंत बाद उठने वाले उस इमोशनल तूफान को, उस भावनात्मक उथल पुथल को संभालना। तो उसे कैसे संभालते हैं? इसी चुनौती से निपटने के लिए हमारे स्रोत एक और बहुत ही गहरे जापानी सिद्धांत की बात करते हैं जिसे गमन कहा जाता है। गमन? इसका क्या मतलब होता है? गमन का अर्थ है असीम सहन शक्ति या स्टैमिना। इसका मतलब है किसी बेहद दर्दनाक, मुश्किल या अनुचित स्थिति में भी पूरी तरह से स्थिर और अनुशासित रहने की क्षमता। तो जब किसी को नुकसान होता है और उसका दिमाग तुरंत पैसे वापस पाने की जिद करता है, पैनिक करता है, तो गमन वहां कैसे काम करता है? देखिए, जब वित्तीय नुकसान होता है तो इंसान के दिमाग को सच में एक गहरा मनोवैज्ञानिक दर्द महसूस होता है। फिजिकल पेन की तरह? बिल्कुल। और उस दर्द को छिपाने के लिए दिमाग किसी तरह की तुरंत खुशी या राहत का एहसास मांगता है। एक डोपामीन की तलब होती है उसे। इसी लालसा में लोग अक्सर बाजार से बदला लेने की कोशिश करने लगते हैं। इसे तकनीकी भाषा में रिवेंज ट्रेडिंग भी कहा जाता है। रिवेंज ट्रेडिंग? हाँ। जैसे अगर किसी को आज 50,000 का घाटा हुआ है तो वो सोचता है कि कल मैं कोई बहुत बड़ा जोखिम लेकर, कोई चमत्कारिक दांव खेलकर इसे एक ही झटके में वसूल कर लूंगा। वो बिना सोचे समझे फैसले लेने लगता है। और यही वो जगह है जहां लोग असल में अपनी कब्र खुद खोदते हैं। एकदम सही। मतलब अपने गए हुए 50,000 को वापस लाने के चक्कर में वो बाकी बचे हुए 5 लाख भी गंवा देते हैं। हाँ। मैंने ऐसे कई किस्से सुने हैं। ये दर्द से भागने का सबसे खतरनाक तरीका है। लेकिन जो प्रोफेशनल वेल्थ बिल्डर होते हैं ना, वो इसके ठीक विपरीत काम करते हैं। वो क्या करते हैं? वो गमन का अभ्यास करते हैं। वो उस नुकसान के दर्द के साथ बैठते हैं। वो तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। उस दर्द को सहने की ये जो क्षमता है, यही स्टैमिना उन्हें बाकी लोगों से अलग करता है। वो अपनी उन दरारों का, उस दर्द का इस्तेमाल एक बहुत ही मजबूत सिस्टम बनाने में करते हैं। ये बात तो हम अक्सर सुनते हैं कि संपत्ति बनाने के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवर्ती ब्याज सबसे बड़ा टूल है। बिल्कुल है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट को काम करने के लिए दशकों का समय चाहिए होता है। हाँ। रातों रात तो वो होता नहीं। हाँ। तो क्या ये जो गमन है या सहन शक्ति, यही वो पुल है जो इंसान को इस लंबी अवधि तक बाजार में टिकाए रखता है? आपने बिल्कुल सही तार जोड़ा है। हर कोई जानता है कि लंबी अवधि में कंपाउंडिंग काम करती है, लेकिन ज्यादातर लोग वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। क्यों नहीं पहुंच पाते? क्योंकि जब दूसरे या तीसरे साल में कोई भारी नुकसान होता है ना, तो उनका धैर्य टूट जाता है। वो पैनिक करते हैं, अपने सारे निवेश निकाल लेते हैं, या फिर वही रिवेंज ट्रेडिंग करके सब डुबा देते हैं। हाँ, वो गुस्से में आकर गलत दांव खेलते हैं और अपना सारा पैसा शून्य कर देते हैं। और जो लोग हर नुकसान पर पैनिक करते हैं, वो बार बार जीरो पर आ जाते हैं। और जीरो का तो कोई कंपाउंडिंग नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। गमन का अभ्यास करने वाले लोग ही गेम में इतनी देर तक टिके रहते हैं कि अंततः कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू अपना काम कर सके। यानी कड़ी मेहनत आपको शुरुआत तो दे सकती है, लेकिन एक अनुशासित और भावना रहित सिस्टम ही इंसान को लंबे समय तक गेम में बनाए रखता है। 100% की बात। तो अगर मैं इसे समराइज करूं तो हमारे जो पुराने घाव हैं या जो वित्तीय नुकसान है, वो असल में इस बात का सबूत है कि हम उस भारी तूफान से बच निकले हैं। बिल्कुल। वो दरारें हमें याद दिलाती हैं कि हम खत्म नहीं हुए थे और अब हमें उस सहनशक्ति का इस्तेमाल उन उबाऊ नियमों का पालन करने में करना चाहिए
जो शायद सुनने में थ्रिलिंग ना लगे, लेकिन वो असल में काम करते हैं। हाँ बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं, जब कोई इंसान अपनी भावनाओं को इस स्तर तक समझ लेता है, उस डोपामिन की तलब पर काबू पा लेता है ना, तो उसकी पूरी पहचान में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। पहचान में बदलाव? हाँ, ये किंसुगी माइंडसेट का सबसे अंतिम और सबसे शक्तिशाली चरण है। अपने आंतरिक संवाद को, यानी जो इंटरनल नैरेटिव है, उसे पूरी तरह से बदल देना। आंतरिक संवाद को बदलना, इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, जब हालात बुरे होते हैं तो आम तौर पर इंसान खुद को एक पीड़ित की तरह देखने लगता है। वो एक विक्टिम ट्रैप में फंस जाता है। वो खुद से सवाल पूछता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? हाँ, वो कंप्लेन करने लगता है। बिल्कुल। वो बाहरी दुनिया को, बाजार की स्थितियों को या अर्थव्यवस्था को दोष देने लगता है। उन चीजों पर उसका कोई नियंत्रण नहीं होता, फिर भी वो उसी के बारे में सोचता रहता है। और खुद को पीड़ित मान लेना बहुत आसान भी तो है ना? आसान कैसे है? क्योंकि इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी पड़ती। ये स्वीकार करना तो बहुत भारी पड़ता है ना कि मेरी गलती की वजह से मेरा परिवार इस आर्थिक संकट में है, तो इंसान बस दूसरों पर उंगली उठा देता है। एकदम सही पकड़ा आपने। लेकिन किंसुगी माइंडसेट हमें ये सिखाता है कि इस सवाल को बदलना होगा। क्या पूछना होगा खुद से? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ की जगह इंसान को खुद से ये पूछना चाहिए कि इस नुकसान की वजह से, इस दर्द की वजह से मैं भविष्य में क्या बन सकता हूँ। वाह, मैं क्या बन सकता हूँ? हाँ, क्योंकि कोई भी ये कंट्रोल नहीं कर सकता कि मार्केट कब क्रैश होगा या कोई ग्लोबल महामारी कब बिजनेस को ठप कर देगी। वो तो हमारे हाथ में है ही नहीं। लेकिन उस क्रैश पर या उस आपदा पर हमारी क्या प्रतिक्रिया होगी, हमारा क्या रिएक्शन होगा, ये 100% हमारे हाथ में है। तो जब कोई इंसान अपने उन टूटे हुए टुकड़ों को ज्ञान और जिम्मेदारी के सोने से वापस जोड़ता है, किंसुगी की तरह, तो वो सिर्फ एक आम इंसान नहीं रहता जो बस अपना समय बेचकर पैसा कमा रहा है। बिल्कुल नहीं। बल्कि वो अपनी संपत्ति का खुद निर्माण करने वाला इंसान बन जाता है। हमारे स्रोत से एक वेल्थ आर्किटेक्ट कहते हैं। यही वो बिंदु है जहां किंसुगी का असली जादू समझ में आता है। और यहाँ एक बहुत ही गहरी बात समझने वाली है जो अक्सर लोग मिस कर जाते हैं। वो क्या? एक ऐसा इंसान जिसने अपनी जिंदगी में कभी कोई असफलता नहीं देखी, ठीक है, जिसने बहुत सावधानी से चलते हुए कभी कोई बड़ा जोखिम नहीं लिया और कभी कोई नुकसान नहीं झेला, वो इंसान बाहर से बहुत सुरक्षित दिख सकता है, लेकिन असल में वो अंदर से बहुत नाजुक होता है। नाजुक? लेकिन जिसने कोई नुकसान नहीं उठाया, वो तो सबसे सुरक्षित स्थिति में होना चाहिए ना? वो नाजुक कैसे हुआ? सुरक्षित नहीं, वो कांच की तरह होता है। कांच की तरह? हाँ, क्योंकि जिस दिन उसके सामने जिंदगी या बाजार की कोई बड़ी अनएक्सपेक्टेड चुनौती आएगी ना, वो इंसान कांच की तरह बिखर जाएगा। ओह, क्योंकि उसे शॉक सहने की आदत नहीं है। बिल्कुल। उसे टूटने और फिर से जुड़ने का कोई अनुभव ही नहीं है। उसे पता ही नहीं है कि शून्य से दोबारा शुरुआत कैसे की जाती है। और दूसरी तरफ वो इंसान है जो एक बार टूट चुका है। हाँ, दूसरी ओर वो इंसान है जो वित्तीय रूप से पूरी तरह टूटकर अपनी गलतियों से डेटा इकट्ठा करके एक अनुशासित सिस्टम बनाकर खुद को फिर से खड़ा कर लेता है। वो इंसान अटल बन जाता है। अनशेकेबल। क्या बात है। उसे फिर बाजार के उतार चढ़ाव से या मंदी से डरने लगता, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो दोबारा गिरा भी तो उसके पास खुद को वापस जोड़ने का पूरा ब्लूप्रिंट मौजूद है। एकदम सही। उसे अपना सोना खुद बनाना आ गया है। ये सच में यार एक बहुत ही शक्तिशाली नजरिया है। तो आज की इस पूरी डीप डाइव का अगर हम सार निकालें तो ये एकदम साफ हो जाता है कि किंसुगी सिर्फ मिट्टी के बर्तनों को जोड़ने की कोई पुरानी कला नहीं है। बिल्कुल नहीं। जब बात हमारी जिंदगी और हमारी संपत्ति की आती है तो ये एक बहुत ही सचेत निर्णय है। ये चॉइस है, एक कॉन्शियस डिसीजन। हाँ, ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि जब वित्तीय रूप से इंसान बिखर जाता है तो क्या वो जमीन पर पड़े उन टुकड़ों को बस देखता रहेगा, रोता रहेगा और दुनिया को दोष देता रहेगा, या फिर वो उन बिखरे हुए टुकड़ों को उठाएगा, अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेगा और उन पर अनुशासन, सहन शक्ति और सिस्टम का सोना चढ़ाकर उन्हें अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेगा। सही कहा। लंबे समय तक टिकने वाली संपत्ति बनाना कोई दुर्घटना नहीं है, और ना ही ये सिर्फ किस्मत का खेल है। ये उन लोगों का चुनाव है जो अपने अतीत की गलतियों को अपना भविष्य तय नहीं करने लेते। बिल्कुल। हमारी असफलताएं और हमारे वित्तीय नुकसान ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति बन सकते हैं, बशर्ते हम उनसे भागने के बजाय उनका सामना करने और उनसे सीखने का साहस दिखाएं।
और अब इस गहन चर्चा के अंत में सोचने वाली एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है। देखिए, बचपन से ही समाज, परिवार और दुनिया हमें यही सिखाती है ना कि हमेशा रिस्क से बचो। हाँ, संभल कर चलो, एकदम सुरक्षित खेल खेलो और गलतियां मत करो। लेकिन क्या ये संभव है कि जो व्यक्ति जीवन भर अपने पैसे बचाने के चक्कर में सिर्फ सुरक्षित रास्ते पर चलते हुए कभी कोई बड़ा नुकसान या असफलता नहीं झेलता, वो असल में अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने और सबसे बड़ी दौलत कमाने के उस एकमात्र मौके को ही हमेशा के लिए खत्म कर रहा हो? ये सोचने वाली बात है। क्या बिना किसी दरार के एकदम सुरक्षित और अछूता बर्तन बने रहना ही जिंदगी का सबसे बड़ा जोखिम है?